हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, जिनका टाइम पीरियड है 1451 से 1526, 1451 से 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश ने शासन किया। और इसके बाद में इसमें जो है 3 शासक हुए थे लोधी डायनेस्टी में। सबसे पहले बहलोल लोधी जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, सेकंड नंबर पर सिकंदर लोधी और थर्ड नंबर पर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के साथ युद्ध होता है और वो मारे जाते हैं, और बाद में बाबर जो है यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो इसके बाद में लोधी डायनेस्टी के बाद में हम मुगल वंश पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में लोधी वंश के बारे में हम जानते हैं, इसके शासकों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लोधी डायनेस्टी सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में लोधी वंश जो था सबसे अंतिम वंश था, लास्ट का वंश था। बहलोल लोधी द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश, जिसे लोधी वंश कहा जाता है, उसकी नींव रखी गई थी। और लोधी वंश के कुल 3 शासक हुए थे। सबसे पहले जो कि मैंने आपको बताया था बहलोल लोधी, जिनका टाइम है 1451 से 1489, 1451 से 1489 एडी तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद में सिकंदर लोधी जो है शासक बनते हैं और इनका टाइम है 1489 से 1517 एडी, 1489 से 1517 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद में आते हैं इब्राहिम लोधी, जिनका टाइम है 1517 से 1526, 1517 से 1526 एडी। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका व्यवहारिक रूप जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। केवल दिल्ली के 20 मील क्षेत्र में ही उसकी जो है संपत्ति और जो सत्ता थी वो रह गई थी। बदायूं में सुल्तान अलाउद्दीन और उसके वजीर में विरोध हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले हमने सैयद डायनेस्टी पढ़ी थी। सुल्तान ने वजीर हमीद खां की हत्या का प्रयास किया था, जिससे जो हमीद खां हैं वो दिल्ली भाग जाते हैं। दिल्ली में हमीद खां ने बहलोल लोधी को सुल्तान बनने के लिए निमंत्रण दिया था। उसने सोचा था कि बहलोल जो है नामात्र के लिए सुल्तान बना रहेगा और जो उसकी वास्तविक सत्ता है वो उसी के हाथों में रहेगी। बहलोल लोधी ने इस नियंत्रण को तुरंत स्वीकार कर लिया और वो इतनी जल्दी से दिल्ली आए कि अपनी पूरी सेना भी साथ ले आए थे। वो हमीद खां ने उसका स्वागत किया, दिल्ली की कुंजियाँ उसे प्रदान कर दी। दिल्ली से बहलोल ने अलाउद्दीन को पत्र लिखा कि वह राजतंत्र की रक्षा के लिए दिल्ली आया है। आलम साहब बदायूं के विलासितापूर्ण जीवन में संतुष्ट थे। उसने उत्तर दिया कि उसके पिता ने बहलोल को अपना पुत्र कहा था और वह स्वेच्छा से अपने बड़े भाई बहलोल के पक्ष में सिंहासन त्यागता है। तो इस प्रकार 19 अप्रैल 1551 ईस्वी को बहलोल लोधी का राज्याभिषेक संपन्न हो जाता है और सैयद राजवंश जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है और बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। अब बहलोल जो है हमीद खां का मनोनीत सुल्तान नहीं था, अपितु वह एक सुल्तान का उत्तराधिकारी था, क्योंकि उसके पिता ने उसको बेटा माना था, जिससे स्वयं वह सिंहासन जो है त्याग देते हैं हमीद खां और बहलोल लोधी को शासक बना दिया जाता है। और बहलोल लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक कहलाते हैं। तो हम बात करेंगे बहलोल लोधी की, जिनका टाइम है 1451 से 1489। बहलोल लोधी अराजकता और विद्रोह की परिस्थितियों में दिल्ली के शासक बने थे। वह बहुत दूरदर्शी, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ राजा था। बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार नियुक्त था। राजा बनने से पहले सरहिंद में सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। सुल्तान बनने के बाद अफगान साथियों से बंधुत्व का व्यवहार कर सबसे पहले उसने अपने तंत्र में ही चले आ रहे जो षड्यंत्र थे, जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, उन परंपराओं को कम करने की कोशिश की। जब वो सुल्तान बने उसके बाद बहलोल लोधी लोधियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति साहू खेल से संबंधित था। उसने तुर्की शासन की जगह कबीलाई अफगानी शासन को बढ़ावा दिया था। तुर्की शासन को बढ़ावा ना देकर इसने कबीलाई जो अफगानी शासन था उसको बढ़ावा दिया। बहलोल लोधी ने संभल में दरिया खां, कोल जो कि अलीगढ़ है उसमें ईसा खां, साकेत में मुबारक खां, मैनपुरी एवं भो गांव के राजा प्रताप सिंह के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान किए। बहलोल लोधी की सबसे बड़ी सफलता जो है वो जौनपुर के शक शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य में फिर से अपने अधीन कर लिया। उसने अपने साम्राज्य में जौनपुर राज्य को मिला लिया और जौनपुर राज्य जो है उसके अधीन हो गया था।
जो बहुत वर्षों से उसकी सत्ता का विरोध कर रहा था। जौनपुर राज्य जो था उसकी सत्ता का काफ़ी टाइम से विरोध कर रहे थे। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक के रूप में अपने बेटे बारबक लोदी को नियुक्त किया। जौनपुर का शासक इन्होंने अपने बेटे को बनाया जिसका नाम था बारबक। जौनपुर विजय के बाद बहलोल की कीर्ति में वृद्धि हुई। धौलपुर, कालपी, बाड़ी के सरदारों में जो है भय उत्पन्न हो गया, वे उससे डरने लगे। उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ उन्हें नजराना भी दिया। अधीनता तो स्वीकार कर ली बहलोल लोदी के, प्लस उसको नजराने के रूप में ये उपहार देते थे राजा को, तो नजराना देना भी इन्होंने शुरू कर दिया। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था। बहलोली नाम से एक चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया जो अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। अकबर के शासन से आने से पहले तक विनिमय जो मतलब आयात निर्यात होता था, उसमें जो लेन देन होता था उसमें विनिमय का जो साधन है वही बहलोली जो सिक्का था वो यूज़ किया जाता था। तारीख़-ए-दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार सामाजिक सम्मेलनों के अवसर पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और ना ही उसने अपने सरदारों को खड़ा रहने दिया। आम दरबार तक वह सिंहासन पर ना बैठकर एक गलीचे में बैठता था। मतलब बहलोल लोदी एक ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के जो सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। वो नीचे एक चटाई जिसे गलीचा बोलते हैं उस पर बैठकर ही अपने राज्य में उस पर ही बैठते थे। 1486-87 ईस्वी में उसने ग्वालियर के शासक रायकर्ण, जिनका नाम कीर्ति देव भी है, उनको हराकर 80 लाख टका जो है नजराना प्राप्त किया था। मतलब जो रायकर्ण थे वो हार जाते हैं इनसे, और इनको मैंने आपको बताया था इनकी जो राजा हारता था उनकी अधीनता भी स्वीकार करता था और उनको नजराना भेजता था। तो इन्होंने 80 लाख टका नजराने के रूप में इनको दिया, एक गिफ्ट ही कह लो, गिफ्ट के तौर पर। ग्वालियर अभियान ही उनका अंतिम अभियान था। ग्वालियर अभियान के बाद उन्होंने कोई अभियान नहीं किया। ग्वालियर से वापस लौटते समय वह बीमार हो गए थे और जुलाई 1489 ईस्वी में दिल्ली आते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 1489 ईस्वी में ही ग्वालियर अभियान उन्होंने लास्ट अभियान किया। जब वो दिल्ली वापस लौट रहे थे उनकी जो है रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। अगर हम उनकी उपलब्धियां देखें तो दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रीय विस्तार के लिए बहलोल लोदी ने विद्रोही अमीरों के विरुद्ध कठोर सैनिकवाद था उसकी नीति को अपनाया था। राजस्व में वृद्धि करने के लिए, जो राज्य की इनकम होती है उसमें वृद्धि करने के लिए उसने विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई करना आवश्यक समझा और मुल्तान के विरुद्ध उसने सबसे पहला अपना अभियान किया। और वो दिल्ली से चलते हैं और तभी वहाँ वे दीपालपुर पहुँचते हैं। और जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह ने दिल्ली पर उस टाइम आक्रमण कर दिया था और इस समय जो है संकट का सामना बहलोल लोदी ने किया और वो दिल्ली लौट आए, ऐसा कहा जाता है। अब बात करते हैं बहलोल लोदी के मूल्यांकन की। बहलोल साहसिक, सैनिक, योग्य प्रशासक थे। उसने दिल्ली सल्तनत को दोबारा से संगठित मतलब मजबूत करने में बुद्धिमत्तापूर्ण नीति को अपनाया था। उसने उदारता, कठोरता का यथास्थान प्रयोग किया और अपने विद्रोही जागीरदारों पर नियंत्रण स्थापित किया। जो जागीरदार विद्रोह कर रहे थे उन पर जो है नियंत्रण बना लिया। उसने उदारता और कठोरता का प्रयोग किया। अफगान अमीरों के प्रति उसकी नीति अत्यंत सफल रही। उसने राजस्थान, मालवा और भी जो क्षेत्र थे उनको जीतने की महत्वाकांक्षा रखी और स्वयं को मुक्त रखा। उतना ही प्राप्त करने का प्रयास किया जो वो कर सकते थे। उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ों को पाने की कोशिश नहीं की। उसकी यही सफलता का आधार था। तारीख़-ए-दाऊदी के लेखक ये कहते हैं कि उसकी जो विनयशीलता है उसकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं उसने संघर्ष में जीवन के द्वारा एक साधारण से जागीरदार से सुल्तान पद को प्राप्त किया था। वे इतने बुद्धिमान थे कि एक जागीरदार के पद पर नियुक्त थे और बाद में सुल्तान बनते हैं। अपनी सैनिक सफलताओं से एक सीमित अर्थ में उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा जो है स्थापित की। हिंदुओं के प्रति उसकी नीति फिरोज के समान अत्यधिक संकीर्ण नहीं थी। उसके समर्थक अमीरों में अनेक हिंदू सरदार थे। अफगान इतिहासकारों के अनुसार वह एक दयालु शासक था, सामान्य व्यवहार में शालीनता प्रकट करता था। यह सब होते हुए भी उसकी सफलताएं सीमित थी। उसे साधारण कोटि का सुल्तान ही कहा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे, इनके ये टॉपिक जो है डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट शासक बनेंगे सुल्तान सिकंदर लोदी, जिनका टाइम होगा 1489 से 1517-80 तक, सिकंदर लोदी के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।